अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अगर ये जुमला ना होता शुरू में तो मैं बहुत गड़बड़ा जाऊं, क्योंकि आज हमने बिल्कुल एक डैशिंग शाहरुख खान एंट्री के साथ शो शुरू किया है। थोड़े से लेट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पफ किया एंड आई एम राइट है बिफोर यू। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप सुबह सुबह जब अपने दिन की शुरुआत करें, रोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि थिंक अबाउट द गुड थिंग्स। और आप में से फिर भी कई लोग मुझे फीडबैक देते हैं, कॉमेंट्स देते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल होता है सिद्रा अपने आप को मोटिवेटेड रखना। मुझे तो ये लफ्ज़ ही नहीं समझ में आता। आई थिंक कि आप कोई टॉक सुन के, कोई गाना सुन के, किसी की ज़िंदगी को देख के आप इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो इंस्पिरेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती आपके लिए। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं भाई इनके साथ जो हालात हैं ना वो बड़े मुख्तलिफ हैं, मेरे हालात कोई समझता नहीं है, मेरी सोच को कोई समझ नहीं सकता, तो मेरे प्रॉब्लम्स बड़े रियल हैं। देखिए, हर एक के प्रॉब्लम्स उसको बहुत रियल लगते हैं और उसको लगता है कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। लेकिन अगर आप इसी ज़िंदगी को एक खूबसूरत सा सफ़र समझें और ये समझें कि हाँ जी कुछ चीज़ें अप एंड डाउन आती हैं, लेकिन आप उसको खुद ही मैनेज कर सकते हैं। कल मैंने एक सेइंग देखी और उसके नीचे फिर एक लंबी कतार थी कमेंट्स की और बहस चल रही थी कि ये क्या कमेंट हुआ, ये क्या सेइंग हुई, इससे हम बिल्कुल अग्री नहीं करते। सेइंग कुछ ये थी कि नोबडी कैन बिट्रे यू विदाउट योर परमिशन, यानी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता आपकी इजाज़त के बगैर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी को क्यों और कैसे इजाज़त देंगे अपने आप को धोखा देने की। तो यही तो सारी बात है। लोगों का कहना ये है और इस कोट का असल मतलब ये था कि जब आपको कोई धोखा देता है तब तक उससे पहले बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज़ को लांघा जाता है जो आपने अपनी हुदूद मुकर्रर की होती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको वो इजाज़त दे रहे होते हैं। आप कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहला झूठ पकड़ा कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, तनबीह की, आपके साथ बुरा सलूक हुआ, आपने उसको भी जाने दिया और इवेंचुअली आपको वो बहुत बड़ा झटका यानी धोखे का झटका मिलता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अगले शख्स ने आपको धोखा दिया या आपने खुद अपने साथ ज़्यादती की। ज़रा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन खूबसूरत तो हो ही, लेकिन साथ साथ जो फ़ैसले आप करें, जिस तरह इसको लेकर आगे बढ़ें, उसमें अपनी हुदूद को, अपनी पर्सनालिटी को और अपने साथ ज़्यादती ना होने दें। जहाँ आपको लगे कि, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज आप टीपू सुल्तान की तरह तलवार निकाल के चले जाएँ और हर एक शख्स से लड़ाई कर लें, बल्कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लगे कि आपको वहाँ हाँ कहना पड़ रहा है जहाँ आप असल में ना कहना चाहते हैं, तो ज़रा अपने दिल की ज़रूर सुन लीजिए। पोलाइट रहिए, बदले हाज मत होइए, लेकिन फिर भी जो अपने दिल की बात है उसी को आगे रखें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बेहतरीन होगा। पहले उम्मीद ही अच्छी करें तो उसके बाद आगे की बात देखी जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड राउंड अप। कभी कभार हम अपनी दुनिया में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में इतने गुम हो जाते हैं कि एक नज़र ही नहीं डालते कि अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत बड़ी बनाई है, इसमें 7 बिलियन लोग रहते हैं, तो दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। शिमाली अच्छा जी, हम सब चाहते हैं कि कोई हमारा ख्याल करे, कोई हमसे प्यार करे, और अभी हाल ही में सोशल मीडिया ने एक ख़बर ने और एक तस्वीर ने बड़ी धूम मचाई है। ये मेरे ख्याल में हस्बैंड ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये 6 घंटे खड़े रहे अपनी बीवी के लिए, क्योंकि वो सो रही थी, ख्वाबो खरगोश के मज़े लूट रही थी। आइए ज़रा तस्वीर ही आपको दिखाते हैं और इसमें ये जो हस्बैंड ऑफ द ईयर हैं ये क्या कर रहे हैं। यू कैन टेक अ लुक एट दैट। यानी अपनी बीवी के आराम का ख्याल करते हुए उन्होंने उनको हिलाया नहीं। उनकी सीट पे भी बीवी साहिबा बरे जमान हो गई और सो गई वहाँ पे। इतनी देर में उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है कि बेगम को उठाया जाए, या शायद किसी और बात पे खफा हो जाती, तो वो 6 घंटे खड़े रहे लेकिन बीवी को ख्वाब से नहीं जगाया या नींद से नहीं जगाया। जी ऐसे भी होते हैं हस्बैंड्स। दूसरा अब आपको दिखाते हैं जी मिरर को, यानी आईने को चटखा कर तस्वीरें किस तरह बनाई जाती है। रब्बुल कायनात ने हर चीज़ में एक खूबसूरती रखी है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो हर तरह से इसको ढूंढ लेते हैं। क्या इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली चटकाया गया है। इसी तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि अगर आपके पास छर्रे वाली जैसे गन होती है जो डायनामाइट होता है, उससे जलाकर पेपर पे एक ख़ास अंदाज में भी छवि बनाई जाती है। इसमें हमने देखा कि मिरर को क्रैक करके उसमें भी तस्वीर को या किसी भी स्केच को बनाया जा सकता है। तो है इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे कुछ लोग इसको बदशगुन भी मानते हैं, वो कहते हैं जी आईना या शीशा अगर चटक जाए तो उसको बिल्कुल अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगले चलते हैं जी, ख़तरों की दुनिया
दुनिया की तरफ और एक रैंकिंग बनाई गई है कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक कौन से हैं जहाँ पे रहना मुश्किल है। और बड़ी हैरत की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जनाब इंडिया भी इसमें आ गए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको इसके बारे में एक पैकेज। इंडिया रैंक्स नंबर 5 व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में इंडिया नंबर 5 पर आता है। आइए दिखाते हैं ये पैकेज आपको। भारत दुनिया भर में एक बार फिर से रुस्वा। जिल्लत और रुस्वाई मोदी सरकार का मुकद्दर बनती जा रही है। भारत में इंतहा पसंदी इस खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि गैर मुल्कियों के लिए अब सिक्योरिटी और तहफ्फुज के एतबार से भारत को जनूबी एशिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है और दुनिया के खतरनाक मुल्कों में भारत का 5वां नंबर है। खास तौर पर गैर मुल्की खवातीन के मामले में भारत कतई गैर महफूज है। ये सर्वे तारकीन वतन के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल ने किया है। सर्वे में 182 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 20,000 से ज्यादा अफराद से राय ली गई। गैर मुल्कियों के लिए खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त में ब्राजील पहले नंबर पर, बरतानिया और अमरीका भी फहरिस्त में बिलतरतीब 13वें और 16वें नंबर पर हैं। किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि देखें हमारे पड़ोसी मुल्क का और अक्सर हम उसको अपना हरीफ मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात इंसानियत की हो रही है। जितने वो ममालिक जो पहले ओपन हार्टेडली टूरिस्ट को वेलकम करते थे, एक इंतहा पसंदी की लहर पूरी दुनिया में आई है, तो खुसूसन मेहमान नवाज होने के बजाय अब वहाँ पे ये देखा गया है कि टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसको ठगने की कोशिश की जाती है और यहाँ तक कि उनकी जान माल और इज़्ज़त भी अब महफूज तसव्वुर नहीं की जाती। इसी हवाले से हुआ ये सर्वे कि टूरिस्ट जिन ममालिक को ज़्यादा विज़िट करते हैं, जिसमें इंडिया एक बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन थी, बड़े अफसोस के साथ कि वहाँ पे भी इंतहा पसंदी का ये अंसर बढ़ता चला जा रहा है। हम पर्सनली क्योंकि इस अफरीद को भुगत चुके हैं, हमने खुद देखा कि इसकी वजह से कितनी तबाही आई, ख़ास तौर पर जो मजहबी जुनूनियत या इंतहा पसंदी होती है। तो यकीनन यहाँ पे कहना चाहेंगे कि इंडिया के पास अभी भी वक्त है। जो 4 सालों में, पिछले गुज़िश्ता 4 या 5 बरस में उनके खदो खाल उनके माशरे के तब्दील हुए हैं और वहाँ पे एक जहरियत या इंतहा पसंदी या दूसरों के लिए इंटॉलरेंस जो बढ़ी है, दैट इज़ समथिंग दे नीड टू लुक एट, बिकॉज यू नो वी सर्टनली डोंट विश बैड फॉर आवर नेबर्स। अब ज़रा जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा खूबसूरत नज़ारों की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं गेटी दास मेडोज़ के ऊपर ये पैकेज। ये एक बड़े ही हसीन जगह है और इसकी वजह मकबूलियत क्या है, आइए इस पैकेज में देखते हैं। तारीखी दर्रे बाबूसर के दामन में मौजूद गिट्टी दास मेडोज कुदरती सनाई का बेमिसाल शाहकार है। रंग बिरंगे फूलों से मुज़य्यन वसी और अरीज सब्ज़ार झीलें, बर्फपूश पहाड़ और चश्मों का बहता शफाफ पानी इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। सतह समंदर से 13,000 फुट से ज़ायद बुलंदी पर वाक़ई इस दिलकश गोशे को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा को आपस में मिलाने पर संगम की हैसियत हासिल है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं काफी मेडो, मैंने पुरमीनार मेडो भी देखी है, ये पुरमीनार से भी माशाल्लाह खूबसूरत है। सीन इलाका है, लोगों से भी कहते हैं कि इधर इस इलाके को, इस झील तक लाजमी है। गिट्टी दास मेडोज का दामन जहां हसीन और तलस्माती झीलों से भरा हुआ है, वहीं इन झीलों को वादी कागान की रीढ़ की हड्डी दरियाए किन्हार का मुनब्बा भी समझा जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जो दरियाए कुन्हार का जो मंबा है, अक्सर लोग लोलोसर झील को कहते हैं, जबकि वो लोलोसर नहीं बल्कि कबलबाश की 2 झीलें हैं। बहुत मजे का व्यू है, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं गिट्टी दास के। तारीखी, जुग्राफियाई और सयाहती अहमियत की हामिल गिट्टी दास मेडोज की तशहीर और सयाहों की रसाई के लिए इक़दामात से सयाहत और मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। इतने खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से मालामाल है हमारी सरज़मीन और यकीनन ये दिस इज़ अप फॉर एक्सप्लोरेशन। जिन लोगों को ट्रैवल करने का शौक़ है, और ख़ुसूसन मैंने देखा कि जब भी छुट्टियाँ आती हैं, 6, 7, 8 का थोड़ा लॉन्ग वीकेंड आया, कुछ लोगों ने इसमें प्रेफर किया ट्रैवल करने का। पहले ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ आई तो आप अप नॉर्थ जाते हैं, इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सिर्फ एक गुजारिश आपसे ज़रूर होगी कि अल्लाह ताला ने जो इतना हुस्न हमारे मुल्क को दिया है, उसमें कभी भी हमें कमी नहीं लानी है। तो इन जगहों को एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करें। अभी तक ये खूबसूरत नज़ारे इतने खूबसूरत इसलिए भी हैं क्योंकि इंसान ने वहाँ जाके या टूरिस्ट ने वहाँ जाके गार्बेज नहीं फैलाया है। तो खुदारा अगर आप लोग जाएं, मेक श्योर कि आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। अपने साथ जो आपके पैकेजेस या चिप्स रैपर्स और चीज़ें होती हैं उसको इन्हीं जगहों पे छोड़ने के बजाय उसको वापस लेके आएँ। अडॉप्ट अ मोर इको फ्रेंडली प्लेस, ताकि ये खूबसूरत नज़ारे ना सिर्फ हमारी जनरेशन बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें, दुनिया भर से आने वाले सयाह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो वी हैव अ लॉट इन स्टोर। आज आपके सामने है जी बड़ा फास्ट मूविंग शो है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर यू। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस, इनको मैं डिजीज़ नहीं कहूँगी बिकॉज ये कंडीशंस हैं एंड वी सॉर्ट ऑफ नीड टू मैनेज देम। इसमें आ जाती है आपकी डायबिटीज़, इसमें आ जाता है हाइपरटेंशन। एक इम्पॉर्टेंट जो इसको क्लासीफाई किया जाता है कि दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी ये एक से दूसरे को लगती नहीं है लेकिन इसका असर उस पूरे ख़ानदान पे, उस पूरे घराने पे ज़रूर होता है जहाँ कोई एक शख्स इससे अफेक्टेड है। इमेजिन कीजिए कि कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको डायबिटीज़ है या कोई और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, तो आपने घर का जो पूरा मील बनाना है आपको उनको सोच के बनाना है। फिर इसके अलावा अगर बच्चों को देखा जाए, कोई ऐसा बच्चा जिसकी कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हो जाए, अभी हाल ही में हमारी फैमिली में देयर इज़ वन किड हु इज़ ग्लूटेन इंटॉलरेंट, तो अब सारा का सारा जो खाना होता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चा है उसका दिल ऐसा ना हो कि वो उसका भी दिल चाहे और बाकी लोगों से वो अलग अपने आप को महसूस करे। सो इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट। लाइकवाइज हाइपरटेंशन है या मेंटल डिस्ट्रेस है, ये भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसका असर आगे पीछे पूरे घराने पे होता है। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू का फोकस होगा कि हाउ शुड वी मेक लाइफ ईजियर एंड मोर मैनेजेबल फॉर दीज पीपल, ताकि इनके जो अगर मूड स्विंग्स होते हैं या इनकी इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको कम किया जा सके और साथ साथ एक हेल्दी मैनेजेबल फैमिली को साथ लेके बढ़े। तो और ख़ास तौर पर इस पर डाइट का या न्यूट्रिशन का इस पे क्या असर हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा खान, हु इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि आपने कहा कि इसमें मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर्स, एनीथिंग व्हिच इज़ लाइक स्ट्रेस रिलेटेड या इस तरह के फोबियाज़, ये भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसका क्या ताल्लुक बनता है न्यूट्रिशन से? देखिए सिद्रा, पिछले 10 सालों में पहले क्योंकि हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे ही बात होती थी और इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत प्रोमिनेंट थी अगर हम जब हेल्थ इश्यूज़ की बात करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और अब हम जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ हमारा पूरा कंट्री जो है ना वो आ गया है और इसका जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, नॉन सर्विस ये कहते हैं कि आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ वायरल और बैक्टीरियल और इन्फेक्शियस डिजीजेस के उसको ओवरपास कर गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन। तो वो एक्चुअली हमारी जो है 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इन डिजीज़ का शिकार है और इसमें जिसमें आपके सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, फिर आपके क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं, फिर आपका कैंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स एंड मेंटल हेल्थ डिजीज़ एज वेल। अच्छा, इन सब डिजीज़ को अगर हम देखें, आप मतलब फिगर्स बहुत अलार्मिंग हैं और इसीलिए इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हर एवरी डे 2000 लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं इन बीमारियों की वजह से जो कि प्रिवेंटेबल हैं। इसी तरह से आप 100 लोग जो हैं वो एम्पुटेशन का शिकार होते हैं, एम्पुटेशन के से गुजरते हैं ड्यू टू डायबिटीज़ एंड अदर ट्राउमाज। एंड इसी तरह से 100 लोग जो हैं वो डायलिसिस पे आ जाते हैं एवरी डे इन पाकिस्तान। आप इसमें एक कॉमन थ्रेड फ़ायज़ा क्या देख रही हैं? आमतौर पे पहले तो कहा जाता था ना कि मर्ज़ की या कंडीशन की तशख़ीस ही बहुत लेट होती थी, यानी कैंसर के लोग जब बहुत एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है तब बताते हैं। हाइपरटेंशन की भी बात यही कि अच्छा जी पता है डॉक्टर ने गोली भी लिख के दे दी ब्लड प्रेशर की, सुबह ली शाम नहीं ली, उसके लिए एक नॉन सीरियस सा एक एटीट्यूड है। क्या ये इन बीमारियों को एग्रीवेट करने में एक रीज़न बन रहा है? एक तो है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या उनको जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है और फिर वो उसके हिसाब से मेजर्स भी नहीं लेते हैं। और सेकेंडली ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर हम देखें कि ये 5 जो डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं इनकी कॉजेज़ क्या हैं,
तो दीज आर ऑल डाइट रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड। मुझे एक और चीज़ बड़ी अलार्मिंग लगती है और आप लोगों को भी ये नोट करना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम कहते हैं कि जो आपकी 30 की दिहाई होती है, 40 की उम्र पर जब आप पहुँचते हैं, दैट इज़ मेंट टू बी द प्राइम ऑफ योर लाइफ। लेकिन हमारे यहाँ तस्वुर ये किया जाता है कि टीनेज एंड 20s आर द प्राइम ऑफ योर लाइफ, और 30 के बाद आप लोगों को देखिए एक स्टार्क डिक्लाइन आता है, यानी इतना तेज़ी आप बायोलॉजिकली एडवांस नहीं हो रहे होते, लितना हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, हम अपनी ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, हम अपनी मेंटेनेंस नहीं कर रहे होते, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, और ज़्यादातर ये जो डिजीज़ हैं हम उसको खातों में डाल देते हैं ना। हम कहते हैं, ख़वातीन कहती हैं ओ प्रेगनेंसी के बाद से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा या मुझे डायबिटीज़ हो गई। मर्द हज़रात कहते हैं जी ऑफिस में इतनी चाय कॉफ़ी की स्ट्रेस इतना था, बीपी हाई हो गया, कार्डियक उसमें प्रॉब्लम में पड़ गए, डाइट में जंक फूड ज़्यादा आ गया क्योंकि ऑफिस लाइफ ऐसी है। 30s में इंसान अपने आप को इन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से कैसे बचा सकता है? फ़ायदा देखिए ये स्टार्ट होता है बचपन से, क्योंकि ये इस पे हमारे यहाँ बहुत कम काम हो रहा है, और हमारा जो ज़्यादातर जो हेल्थ का भी जो बजट है उसका जो वो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर हेल्थ मैनेजमेंट पर है। लाइक जब डिजीज़ हो जाती है और उसका जो कॉस्ट जो बेसिकली जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी इतना ज़्यादा है कि अगले 15 ईयर्स में ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद दिस बर्डन, क्योंकि जो सबसे सोल्यूशन है इसका वो यही है कि हम प्रिवेंटिव साइड पर जाएं और ऐसी स्ट्रेटजीज़ हों लाइक सोसाइटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि आप किस तरह छोटे छोटे स्टेप्स से अपने आप को इन बीमारियों से दूर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके अंडर भी आता है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है ओबेसिटी। यानी हमारे यहाँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रेगनेंसी का जिक्र हो रहा था, एक लोकल कस्टम ये लोग कहते हैं जी अब 2 अफराद के लिए खाओ, सो वहीं से आपकी ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है। मर्द हज़रात होते हैं अच्छा ये तो लड़का है, इसकी डाइट तो है ही ज़्यादा, यानी इनकी खुराक ज़्यादा है, इनकी एपेटाइट ज़्यादा है। आपने इस तरह के जुमले सुन सुनकर वी जस्ट सिंपली लेट आवरसेल्व्स गो। सो ओबेसिटी, इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए फ़ायज़ा? बिकॉज वक्त कम होगा, आई थॉट वील फोकस। देखिए ओबेसिटी क्योंकि मेन एक वो है जिसे कहते हैं बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी से ही फिर आगे फर्दर कंडीशंस पैदा होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीजेज एंड यू नो अदर कैंसर्स वगैरह बहुत सारे लिंक करते हैं, इवन किडनी फेलियर्स ऑल्सो। ओबेसिटी के लिए देखें मेनली 5 सिंपल फैक्टर्स हैं जिसको ऊपर अगर सब लोग अमल कर लें तो आप बहुत हद तक चीज़ों से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर आप जो है अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम कर देते हैं, अगर आप अपने फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा लेते हैं, एवरी डे आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जिस लेवल पे आप कर सकते हैं उसको आप 30 मिनट्स एट लीस्ट एवरी डे अगर स्टार्ट कर लें, और यही सारे मेजर्स हैं। अपना ब्लड प्रेशर आप इसके से कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें कितना बड़ा अमल दखल है, क्योंकि एक अभी जो लेटेस्ट स्टडी आती है, हम मशरिक़ वस्ता में देखें, मिडल ईस्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के नंबर्स आ रहे हैं, यानी इट इज़ बिकम अ अलार्मिंग एपिडेमिक। वहाँ पे तो कंट्रीज़ ने खुद मेजर लेना शुरू किया है, और उनकी डाइट आप देखें तो इट्स रिच विद डेयरी, विद क्रीम, विद बटर, लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि ये मुसलमान ममालिक हैं। तो आपको क्या लगता है गोश्तखोरी का जो हमारे यहाँ ट्रेंड है इसकी वजह से ओबेसिटी में बहुत इजाफा हो रहा है? देखिए सिद्रा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम सोसाइटी लेवल पे देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ दीज डिजीज़ इंक्लूडिंग ओबेसिटी। आप देखें कि कोई कंट्रोल नहीं है फास्ट फूड के ऊपर, आप जिसका दिल चाहता है वो एक रेस्टोरेंट खोल के या कोई छोटी शॉप खोल के बैठ सकता है। आप हर स्टेप पे देखें बेशुमार आउटलेट्स नज़र आएंगे जो कि ये अनहेल्दी स्टफ़ सेल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो एक एक्टिविटी है वो यही खाने पीने पे ही मुनहसर होती है कि जी बहुत अनहेल्दी फूड हमारी डाइट्स में शामिल है। तो बेसिकली हमारी एक्टिविटी और रिक्रिएशन को अगर देखा जाए कम है, तो रेस्टोरेंट्स, कैफेज के आपको कुछ और नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो अभी कुछ स्टेप्स तो गवर्नमेंट ले रही है उसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जैसा कि जो स्मोकिंग सेक्सेशन है, स्मोकिंग सेक्सेशन के ऊपर काम होने की ज़रूरत है, फिर आपका टोबैको यूज़ को कम करने की ज़रूरत है, फिर इसी तरह जो है आपके जो अनहेल्दी डाइट है या जो ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं या बहुत ज़्यादा इस तरह का फूड है, फास्ट फूड है, इस पे हैवी टैक्सेशन की जरूरत है, सो दैट आई मीन दैट्स द पॉलिसी लेवल। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक ज़माने में आम फहम गुफ्तगू में कहा जाता था कि जी घर के खाने से कोई मोटा नहीं होता। बिल्कुल। अब
घर के खाने में हमने ऐसी क्या तब्दीली की है कि जो लोग जंक फूड नहीं खाते, जो लोग डाइन आउट नहीं करते, इसके बावजूद भी घर बैठे बैठे उनका वजन बढ़ रहा है? देखिए, उसमें जो मेन फैक्टर है वो उनके एक्टिविटी लेवल्स हैं। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, ना वो पैदल चल रहे हैं, ना कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी है कि आप गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर घर में हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ये ट्रेंड है कि ज़्यादातर जो ख़वातीन जैसे या मर्द हज़रात जो 50 से क्रॉस करते हैं तो दे आर जस्ट सिटिंग ऑन अ बेड, और मतलब काम बहुत कम कर देते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके वेट मैनेजमेंट के हिसाब से, वैसे तो बार बार लोग आपको ही कहते हैं कि जी वेइंग मशीन या सिर्फ वज़न की तरफ ना देखें, विच इज़ अ हेल्दी वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन अगर आपने अपने आप को मेंटेन रखना है तो एक उसूल जिससे आई स्वेयर बाय, आप प्लीज़ अपने घर में अपने आप को वज़न करने की जो बाथरूम स्केल होता है, जो वेइंग मशीन होती है, वो ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अक्सर जब पता चलता है ना तो पानी सर से बहुत ऊँचा हो चुका होता है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो दिन में कोई एक वक्त या हफ्ते का कोई एक मखसूस वक्त रखें जिसमें आप अपना वज़न करें। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि सुबह उठते ही आप अपने आप को आप वे करें तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। अपने लिए कोई बैरोमीटर सेट करें कि भाई इस पॉइंट से ज़्यादा मैंने अपना वज़न बढ़ने नहीं देना, और जब आप रोज़ वज़न कर रहे होंगे और आपको वो नंबर ज़रा सा भी आगे पीछे लगेगा, देन यू कैन मेक करेक्टिव मेजर्स, राइट फायजा? बिल्कुल। इसके अलावा ये कि थोड़ा सा अपने घर के डाइट के रूटीन पे थोड़ा नज़र डालें कि आप घर में दिन भर में कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। Yes. अगर आपके घर में जितने अफराद हैं तो हर फर्द के हिसाब से जस्ट 2 से 3 चम्मच तेल के हिसाब से अगर आप खाना पकाते हैं तो फिर आप देखें, आप अगर आप इसको रिव्यू करें, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है घरों में। और फ्राइंग हम देखें, एक तो रमज़ान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पकौड़े और समोसे एंड फ्राइज़ एंड व्हाट नॉट, लेकिन इवन बच्चों को हम जो आदत डालते हैं, हम कहते हैं जी ये खाना नॉर्मल रोटी चावल दाल नहीं खा रहे, कबाब नहीं खा रहे, लेट्स फ्राई देम सम नगेट्स, लेट्स फ्राई देम फ्रॉम फ्राइज। अब आपने बच्चे की आदत और उसके टेस्ट बड्स को वैसा डेवलप कर दिया। सो आई मीन दीज आर द स्मॉल स्टेप्स दैट यू कैन टेक। लास्टली, जिन लोगों को अगर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और घर वाले इस बात से ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं जो किचन में हैं, वो ये कह रही होती है कि भाई हम 5-5 खाने हर एक के मिजाज और हर एक की रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से कैसे बनाएं, उनके लिए कोई सिंपल सा नुस्खा? देखिए, हम लोग तो कभी भी इस बात को इनकरेज नहीं करते कि अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है तो आप उसका खाना अलग कर दें। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना इतना अच्छा और हेल्दी वे में बनाना चाहिए कि एवरीबडी कैन ईट इट। बच्चे भी वही खाएं, बड़े भी वही खाएं। जो एक फैट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँ ना, वो है आटा। हमारे यहाँ नॉर्मली रिफाइंड फ्लावर इस्तेमाल करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं किसी से पूछती हूँ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रही होगी, वेट के इश्यूज़ हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या रीज़न है? वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फाइबर फ्री होता है, जो कि रिफाइंड होता है। तो ये लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता, वो उसको कहते यही है कि नहीं चक्की वाला आटा है, बट जब हम थोड़ा सा उनसे प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो रिफाइंड वाइट फ्लावर दे आर यूजिंग, व्हिच इज एग्जैक्टली लाइक ईटिंग सीमेंट। ये आपकी बॉडी में जाके ना एक सीमेंट की तरह जम जाता है। तो आपको ज़रूरत है कि भूसी वाला आटा या लाल आटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जी जो नेचुरल इसकी रेमेडीज़ हैं लाइक इसबगोल वगैरह है, उसका भी लोगों को सही तरह इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। देखें, अगर हमारी डाइट में इटसेल्फ अगर फाइबर होगा, जैसे चक्की वाला आटा होगा, आप सैलड्स खा रहे हैं, आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्रूट्स आप खा रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू ऐड इवन इसबगोल इन योर डाइट। इवन पॉरेज, आई मीन एक ज़माना था, आप देखिए रिफाइंड इस हद तक पेनिट्रेट कर गया है। कुछ बच्चों को पसंद है कॉर्नफ्लेक्स खाना या कोई भी मॉर्निंग सीरियल खाना, वो मॉर्निंग सीरियल भी रिफाइंड शुगर्स एंड रिफाइंड ये व्हीट से बना हुआ है, उसके अंदर चीनी सफ़ेद इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप उसको मुझे कल किसी ने बताया एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि आप एक सर्विंग ऑफ फ्राइज़ के साथ जितना केचप लेते हैं, उस केचप में 3 टेबलस्पून शुगर होती है। सो आई मीन लुक एट हाउ शुगर इज़ क्रीपिंग इनटू योर डाइट, और आप उसका कुछ ध्यान नहीं करें। सुबह सुबह ये मेरा सबक शुरू हो गया, बट थैंक यू सो मच फायजा फॉर बीइंग हियर। दीज आर स्मॉल चेंजेस दैट यू कैन मेक। प्लीज़ अपनी डाइट्स को हेल्दी कीजिए। 30s, 40s, 50s आर सपोज टू बी द प्राइम ऑफ योर लाइफ। अभी कल हमने एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एट द एज ऑफ 74 अ लेडी हैज़ डिलीवर्ड ट्विन बेबीज़, यानी जुड़वा बच्चों की वो वालदा बनी, पहली दफ़ा माँ बनी एट द एज ऑफ 74। सो योर बॉडी इज़ केपेबल ऑफ मिरेकल्स, लेकिन उस मशीन को ज़रा सा आप ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसका तेल पानी का ध्यान रखें, उसको अच्छा खाने को दें, तो ये आपको पूरी ज़िंदगी आराम से रखेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद हेडलाइंस, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक,
आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह के हमने कहा कि ज़रा टॉप स्टोरीज़ पे नज़र डालते हैं, इसके अलावा एक दफ़ा आपको फिर बताते चलें कि यौम फ़ज़ाइया के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम मुरतब दिया गया था इस्लामाबाद में। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड शो ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि सैटरडे यानी 14 सितंबर को शाम 7 बजे एयर होगा। लेटर ऑन इन द प्रोग्राम इसकी कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शो है एंड इट विल टीच यू अ लॉट अबाउट हाउ द फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर ऑलवेज विजिलेंट। तो ये ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हम ज़रा हेडलाइंस की तरफ। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ आज इन फोकस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मुल्की हालात, भारतीय इक़दामात, कश्मीर में मज़ालिम, खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात के खिताब का हिस्सा होंगे। हुकूमत की पहले साल की कारकर्दगी भी सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने अदालती निज़ाम में मसाइल के हल का बेड़ा उठा लिया। अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ कौमी मामले पर इस्तेमाल होगा। जल्द इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक मुसव्वदा तैयार कर लेंगे। अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सियासी इंजीनियरिंग एहतसाब का तासुर ख़तरनाक है, इसे ख़त्म होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के अमल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। फरूख नसीम के बयान पर मच गया तूफान। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का भरपूर रद्द अमल। कहा कि सिंध को तोड़ने की बात करना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। PTI और MQM सिंध को तकसीम करना चाहते हैं। कमेटी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं लिया गया किसी भी तरीके से। जो मैंने सुना है, टेलीविजन पे सुना है, कुछ मीटिंग वगैरह भी हुई है, मुझसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही, ना कोई अथॉरिटी कम करने की सूरत है, ना कोई 18वीं तरमीम को चैलेंज करने का कोई ख्याल है, इरादा है। कराची गार्बेज मैनेजमेंट का एक दफ़ा मसला उठने लगा, लेकिन मसाइल को हल करने के बजाय वफाक और सिंध हुकूमत में एक बार फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। वजीर आला सिंध ने वफाकी कमेटी पर एतमाद न लेने का शिकवा किया। सिंध कमेटी कराची के मसाइल से मुताल्लिक है, रिपोर्ट के बाद तहलील हो जाएगी। गवर्नर सिंध की वजाहत, 18वीं तरमीम में तब्दीली की भी तरदीद। जी जनाब, और अब बढ़ते हैं एक्शन का रिएक्शन की तरफ। यही बड़ी खबर है कराची की गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स इससे जुड़े हुए मजीद मामलात को लेकर ऐसा लगता है कि सिंध की सूबाई हुकूमत में कुछ अफरा तफरी मची हुई है। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं और इसी हवाले से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सईद साहब, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है, फिर इसके अलावा सिंध की तकसीम का हवाला दिया जा रहा है कि इसमें PTI और MQM मुलव्विस नजर आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बना रहा है, ये कैसे अमल में आ रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? पहली बात तो ये है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में नहीं बन रहा है। हो सकता है कोशिशें हो रही हों। हमेशा जब से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है 2008 से, ये कोशिशें जारी रही कि पीपल्स पार्टी अपनी जो मयाद है वो पूरी ना करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2008 से 13 तक भी पूरी की, 13 से 18 तक भी पूरी की और 18 से 23 तक भी पूरी करेंगे। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा था उनकी तरफ से खुद वजाहतें आ गई हैं, उन्होंने तरदीद कर दी है। तो मैं नहीं समझता कि अब इस बात के अंदर कोई दम रह गया है। बाकी ज़ाहिर है जो हमारे सूबाई असम्बली में अपोजिशन है या कोई और क़ुव्वत हो सकती हैं, वो ये कोशिशें कर रही हो, लेकिन उसका मकसद भी सिर्फ ये हो सकता है कि किसी तरह से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए और जो हम काम कर रहे हैं सूबाई सिंध में, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हम सूबाई सिंध में कर रहे हैं, वो किसी तरह मुतासिर हो सके। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी संजीदा नहीं समझता। और जहाँ तक क़यादत की परेशानी की बात है, जी बिल्कुल भी क़यादत परेशान नहीं है। और हम इसलिए भी परेशान नहीं है कि हमारा माजी ये बताता है कि हमारे जो लोग थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो शदीद तरीन दबाव में भी, सख्त तरीन हालात में भी पार्टी के साथ और पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े रहे और आज भी खड़े। सईद साहब, थोड़ा मीडिया ट्रायल के हवाले से भी बताएगा, बिकॉज इशू यही है आज सबके सामने। और जिस तरह आपने सिंध में हुकूमत का और तरक्याती कामों का हवाला दिया, मेरे ख्याल में सवाल इसी परफॉर्मेंस पे उठाया जा रहा है, खुसूसन कराची को लेकर जो अभी कमेटी बनी। कल हमने देखा कि मज़ार कायद पे एक दफ़ा फिर मीडिया के सामने वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक पेज पे मौजूद हैं। अगर क़यादत इस पर परेशान
परेशान नहीं हुए तो मेरे ख्याल में परेशान तो थोड़ा उनको होना चाहिए। सवाल ये है कि मीडिया ट्रायल के बारे में आगा सिराज दुरानी साहब ने भी कहा कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इसमें PTI भी मुलव्वस है और कुछ अपने भी शामिल हैं। ये किन अपनों की बात हो रही है, ये आपसे जानना चाहेंगे। आला साहब ने अगर बात कही है, कुछ लोगों का अपनों का जिक्र किया है, तो नाम तो उन्हीं को पता होंगे, लेकिन जाहिर है कि जब मीडिया आला साहब का नाम भी लेती थी, हमारा तब भी ये मौक़िफ़ था कि आगा सिराज दुरानी पार्टी के पुराने कारकुन हैं, पार्टी के साथ बहुत सख्त वक्तों में खड़े रहे। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि वो पार्टी के साथ ऐसी कोई बात करें, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही इसकी वजाहत कर दी और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस बातें कर रहे थे अब उनके गुब्बारे से हवा निकल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और यकीनन उम्मीद ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक ना बने। ऑफकोर्स सूबाई हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो, लेकिन अहम ये भी है कि इन गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ पे ज़्यादा इफेक्टिव हमें कार्रवाई नज़र आए और वाकई तरक्याती काम अपने अंजाम को पहुँचे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी की बात हो रही थी, तो उनका जो किला समझा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली लियारी का इलाका, लेकिन इस दफ़ा के इलेक्शंस में लगा कि लोग वहाँ पे उनसे नाला हैं, लेकिन टैलेंट से भरपूर है लियारी। और एक दफ़ा फिर आपके सामने आज मिलो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं अ वेरी टैलेंटेड बॉक्सर गर्ल फ्रॉम द रीजन ऑफ लियारी। हमारे साथ मौजूद होंगी आलिया सुमरो। इनसे मुलाकात से पहले इनके हवाले से ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं। ये है हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल का चमकता सितारा जो बन रहा है आज पाकिस्तान का मेहमान। मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हूँ। जी जनाब, यूनिसेफ की कैंपेन आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का एक और चमकता हुआ सितारा। तकरीबन 3000 से ज़्यादा बच्चों को इसके लिए नॉमिनेट किया गया और फिर आखिर में हमने देखा कि जो फाइनलिस्ट है वो 14 थे एंड शी इज़ वन ऑफ देम। आई एम वेरी प्लीज्ड टू हैव एंड डिलाइटेड टू हैव विद मी आलिया सुमरो। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल चाल है आपके? और आपको सबको व्यूअर्स को बताते चले, ये जो दुकान मैंने अपने सामने सजाई है ये माशाल्लाह सारी आलिया की काविशें हैं। इसमें मेडल्स हैं, आपके कप्स मौजूद हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। मुझे ये बताएं आलिया, ये बहुत मेहनत वाला सफ़र था, तुमने कब सोचा कि तुमने बॉक्सर बनना है? यही फसली के रास्ते से जा रही थी तो फिर मामा साथ में थी, तो बॉक्सिंग मींस लड़कियां ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा। तो गेट ओपन था, मैंने क्या हो रहा है, तो फिर मामा ने बताया कि लग रहा है यहाँ बॉक्सिंग हो रही। तो मैं घर पे जाकर बहुत जिद की फिर पापा के सामने कि बस मुझे खेलना है तो सिर्फ बॉक्सिंग खेलना है और कोई खेल नहीं खेलना। तो फिर पापा खुद फुटबॉलर हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा कलच है। तो फिर उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट करना शुरू किया और फिर ऐसे ऐसे मुझे अम्मी को बोला कि जाओ वो एडमिशन दिलाओ। अम्मी ने थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस हुई कि नई लड़की है, इसका काम नहीं है। डर लगता होगा ना कि कहीं कोई जोरदार पंच पड़ गया, इतनी प्यारी तुम्हारी शक्ल है, कहीं उस पर कोई चोट ना आ जाए। लेकिन ये जब प्रैक्टिस करते हो कभी चोट तो लगी होगी? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं लगी? नहीं। जबरदस्त खेलती हो भाई तुम आलिया। मुझे ये बताओ, ये जो माशाल्लाह इतने सारे मेडल्स और कप्स जीते हैं, ये पाकिस्तान के कॉम्पिटिशन से या पाकिस्तान से बाहर भी गई हो? पाकिस्तान से बाहर नहीं, अपने कराची से बाहर मीन्स कोयटा गई थी जी, और हैदराबाद गई थी जहाँ से विन किया था। बाकी तो फिर कराची में मींस जितने प्रोग्राम हैं उस सब के मैंने विन किया। अच्छा, जब कराची से बाहर पहली दफा गई, कोयटा पहला विजिट था जिंदगी में, कैसा लगा वहाँ पे और यू नो अपने कंपेटिटर्स से मिलके, बाकी लोगों से बात करके? बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम तो पहले लोग थे क्योंकि वहाँ का माहौल के हिसाब से इंसान को बहुत मैच्योर फील करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा हुआ कि लोग कैसे होंगे, अगर बात करेंगे तो कुछ सामने कह दिया तो पहले तो सोचने लगी, लेकिन देन फिर उनके साथ मिलजुल गई तो फिर पता ही नहीं चला कि हुई। कोई कराची से बाहर कोई ऐसा बॉक्सर है, कोई आपकी फ्रेंड बनी जो इस कंपटीशन में? मलाइका ज़ाहिद मेरी बहुत मलाइका ज़ाहिद। वो कहाँ से आती हैं, कहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है? कोयटा से। उन्होंने सब्जी खिलाई आपको? बहुत सब्जी भी खिलाई, तभी तो मलाइका बेस्ट फ्रेंड इसी तरह बनी है। मुझे ये बताओ कि
हमने जो एक जहन में तस्वुर किया होता है, और ख़ास तौर पे जब लियारी के बॉक्सेस की बात करें तो एक धाक बैठी हुई होती है ना, यानी लोग डरते होंगे। जब तुम रिंग में आ रही होती तो कभी इससे प्रेशराइज फील करती हो कि लोग समझते हैं और मुझे जो ना अब बेस्ट ही अपना परफॉर्म करना है, मुझे जीतना ही है? हाँ यही है, अक्सर मैं रिंग के बाहर भी खड़ी हूँ तो बस अगर सेकंड में भी अगर क्लब की कोई गर्ल खेल रही हो तो बस उसके ऊपर चीखना शुरू हो जाती हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसे खेलो। जब मेरी फाइट होती है फिर बहुत अल्लाह मचाओ होता है कि भाई आलिया की फाइट है, बहुत चीखे लगते हैं। अरे तुम्हारे लिए कोई नारा लगाते, तुम्हारे लिए कोई चांट होती है, तुम्हारे सपोर्टर्स जब आते हैं तो क्या कहते हैं? वो ज्यादातर तो फाइट स्टार्ट होती है, क्योंकि कल ही रात को ही एक प्रोग्राम था, बॉय के साथ मेरी फाइट थी। तो लड़कियां बोल रही आलिया आलिया बहुत जोर से चिल्ला रही थी, तो वो लड़के तो फिर लड़कियों से ज्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि वो उनके पार्टनर था इस वजह से। तो फिर लेकिन थोड़ा बहुत करते करते वो स्लो हो गए, बोल रहे भाई लड़कियां लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा। और जोश आता है जब अपना नाम सुनती हो, कैसी फीलिंग होती है वो? आप रिंग में हो, आपका हरीफ आपके सामने और आपके सपोर्टर्स आलिया आलिया बोल रहे हैं, कैसी फीलिंग होती है? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी फीलिंग होती है और यहाँ तक कि बहुत कॉन्फिडेंस फील करती हूँ कि आज मैं बॉक्सर हूँ तो सिर्फ हमारे कोच की वजह से, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेहनत करवाई और मैं इस लेवल तक पहुंची तो सिर्फ अपने कोच की वजह से, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके मुझे ट्रेनिंग करवाई और मैं अपने कोच का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया और इस हरीफ तक। अच्छा मुझे ये बताओ कि जितने हमने मूवीज़ देखी हैं जिसमें बॉक्सर्स होते हैं, इंडिया के एक मैरी कॉम भी तुमने सुना होगा, शी इज़ बिन अ वर्ल्ड चैम्पियन, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन स्टोरीज़ में जब आप दिखाते हैं तो बड़ी टफ ट्रेनिंग दिखा रहे होते हैं और उसको थोड़ा ग्लैमराइज भी करते हैं, आपकी असल ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही होती है? जो दिखा रहे होते हैं तो फिर भी नॉर्मली होती है, लेकिन हमारी तो बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि बॉक्सिंग तो बहुत ज्यादा ही हार्ड गेम है। अच्छा, आम बंदों का गेम नहीं कि ये बॉक्सिंग खेले। सही। अच्छा, तो आपकी ट्रेनिंग में क्या होता है? सुबह सुबह आपको स्किपिंग करनी होती है, रन करना होता है, क्या करती हो? हमारी टाइमिंग है दोपहर में मैं 2:30 बजे या 3 बजे क्लब में पहुंचती हूँ, फिर उसके बाद फिक्स 3 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते के बाद फर्स्टली फिटनेस ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर रनिंग, पीटी और उसके बाद फिर कोच हमें जो पंच वगैरह दिखाते हैं। यानी तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पूछूं, जैसे होता है ना कि मैं इतने सारे पुशअप्स कर लेती हूँ, इतने सारे सिटअप्स कर लेती हूँ, तो तुम्हारा मैक्सिमम लेवल क्या है? मैं बैक बहुत ज़्यादा इजी मार लेती हूँ क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जो टफ है वो बहुत इजी कर लेती हूँ। एंड स्किपिंग जो होता है, स्किपिंग करती हो, कितनी देर तक कर सकती हो? तकरीबन 5 मिनट, जैसे कि 3 सेकंड का हो तो फिर 3 मिनट तक चलाना पड़ता हो, इस तरीके से कर। अच्छा, और इसके अलावा क्या वो सिटअप्स एंड वो पुशअप्स भी होती हैं? जी, कितनी पुशअप्स कर लेती हो एक दफा? फिलहाल अभी तो हमारे पुशअप्स लाइन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं, जैसे 20 हो जाते हैं कभी कभार, कभी 10 हो जाते हैं। आप देखें जी, ये हमारी पॉकेट रॉकेट है। मुझे बताओ कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? हम 4 बहन भाई। 4? और सबसे बड़ी हो? जी। और बाकियों का भी अब शौक हो गया बॉक्सिंग में या मैचेस देखने आते हैं? हाँ, वो घर वाले तो सारे मंचर हैं कि भाई अम्मा बोलेंगी। पहले तो अम्मी बहुत ज्यादा ही कलर्स थी, नानो मना करती थी कि लड़की है, लड़की क्या करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं बाज मर्द के मुकाबले में। जबरदस्त। मुझे बताएं कि नानो को अब क्या कहती हो, उनको जाके कैसे समझाती हो कि देखें अब तो मैं इतना जीतती हूँ, उनके ख्याल थोड़ा बदला? नानो सब कुछ मना करती है, यहाँ तक कि इलाके वाले लोग भी कहते थे, मैं अब्बू बाहर जाएं तो अब्बू को बोलते लड़की यार शर्म नहीं आती, लड़की को ये खेल सिखा। तो अब्बू ने बोला मेरी बेटी है, मैं जानू मेरी बेटी जाने, लेकिन किसी को कोई हक नहीं कि मेरी बेटी के बारे में बोले। अच्छा, कोई ऐसी बात करता था तो तुम्हें पर्सनली गुस्सा आता था? दिल चाहता था कि मैं जवाब दूं या कुछ कहूं? अगर इन बातों को मैं ज़हन में बिठाने के लिए रखूंगी तो फिर मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगी और बड़ी बॉक्सर कैसे बनूंगी? तो ट्रेनिंग जब कर रही होती है उस वक्त ज़हन में क्या होता है? उस वक्त क्या सोच रही है? उस वक्त तो यही है कि बस पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है, पाकिस्तान के लिए मेडल। और फर्स्टली जब फाइट हो तो फर्स्ट फाइट मेरी हो तो इंडिया के सामने उसको मैं बीट। ओए होए होए, आप देखें जी जज्बा और जुनून। मुझे ये बताओ कि जितने बाकी बच्चों से तुम मिली हो, आई एम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो कहते हैं, और ख़ास तौर पर जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी, आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियों को 4 दीवारी में बंद ना करें
और उन खुलकर जीने दें। और कोई लोग होते हैं कि लड़कियों को जीने नहीं देते, वो बोलते नहीं यार लड़की है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। सो डोंट गिव इन टू योर फियर्स इज हर मैसेज, यानी आपके जहन में जो खौफ है, हिरास, उसको दूर कीजिए। आलिया सुमरो, आर वंडरफुल बॉक्सर फ्रॉम लियारी एंड ऑफ कोर्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और एक जबरदस्त सी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। क्या हाल चाल है? I'm good, how are you? एक बच्चा जो शुरू से हर अपनी छोटी से छोटी नीड के लिए, ख्वाहिश के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो थोड़ी अलहदगी चाहता है, थोड़ी स्पेस चाहता है, अपनी प्राइवेसी की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना मुश्किल और कितना नया है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए? वेल फंडामेंटली अगर हम लफ्ज़ प्राइवेसी को देखें, अगर इट्स वेरी कॉमन ड्रैगन राइट नाउ। आप अपने मोबाइल के ऊपर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले जब आप एक्सेप्ट करते हो सेटिंग्स में प्राइवेसी आप इनेबल कर देते हो। तो वेल लिविंग इन द डिजिटल एरा, आई डोंट थिंक देयर इज रिमेनिंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी सिंस यू आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। आपकी कोई चीज़ प्राइवेट रही नहीं, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, whoever has access to social media. Now talking specifically to privacy, हम बात करते हैं अगर कराची जैसे शहर की, तो कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी दुनिया भर में, यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ी से मैं कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट आता चला गया है और इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ रहते हैं। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो जहाँ चीज़ के फ़ायदे होते हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स ये भी होती हैं कि जो मिलीनियल्स हम जिनको कहते हैं, एज द फैमिली सिस्टम गोज़ टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, तो वो अपने रूट्स यानी कि एक कपल जो अपने बच्चों के साथ मूव ऑन तो कर रहे हैं, बट जो बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो रूट्स होती हैं, वो उनसे जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाता। लिहाजा उससे जो है बहुत सारी जो डेवलपमेंटल जो चीज़ें होती हैं वो फिर कमज़ोर पड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि टीनेज में जाकर आपकी पर्सनालिटी क्या एक नया डायमेंशन आता है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स बदलती हैं, आप दुनिया को एक अलग जाविये से देखते हैं, एम्बिशन, आपके ख्वाब क्या हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी फ्लूइड होती हैं। और अक्सर बच्चों की जो अपनी इनफरादियत होती है, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, हो सकता है उनको वो एक्टिविटीज़ पसंद ना हो जो उनके पेरेंट्स को पसंद है। यानी इट कुड बी एज सिंपल एज के पेरेंट्स को खाना पसंद है, बच्चे को इटालियन या जंक फूड, पिज़्ज़ाज़ वगैरह ज़्यादा पसंद है, बच्चों पेरेंट्स को गज़लें सुनना पसंद है या ख़ास किस्म की मौसीकी पसंद है, बच्चों का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो अपने आप को जो एक्सप्लोर करने की चाह होती है, उसमें वो चाहते हैं कि थोड़ी उनको अलग स्पेस दी जाए। पेरेंट्स घबराते हैं कि भाई ये किसी गलत सोबत में ना पड़ जाए, कोई ऐसी चीज़ सीक्रेटिव ना रखें, हम गुमराह ना हो जाएं। तो ये जो आपसी ताल्लुक है, इसको कैसे मीडिएट किया जाए कि आप बच्चे को स्पेस भी दें और साथ साथ आप उसकी प्राइवेसी का ना थोड़ा सा एहतियात भी करें और उसके बारे में जो कुछ हो रहा है वो भी पता हो, आपको बिल्कुल उससे डिटैच भी ना हो जाए। देखें, अगर हम तारीख में देखते हैं जितने भी सोशियोलॉजिस्ट या जिन्होंने रिसर्च की इस फील्ड के अंदर आके, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में पर्टिकुलरली, तो उसमें 1960s से पहले का आज कोई लिटरेचर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा ऑन गूगल। राइट। सो उससे पहले कभी से सोचा भी नहीं था कि एक इंडिविजुअल के लिए जो है हम जब कॉन्शियस की बात करते हैं तो उसमें जो ना प्राइवेसी का एलिमेंट क्या है, इट वाज नेवर देयर बिफोर। कई 100 साल में नहीं था। तो ये कह लीजिए कि लेट एक कॉन्सेप्ट आया ड्राइव बाय, यानी कि नॉट इवन लाइक मे बी लाइक 80-70-80 ईयर्स, जितना समझ लें पाकिस्तान बने हुआ है, इससे पहले दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इससे पहले आप कहते हैं कि हम एक सिंपल एक ही पर्सनालिटी का वर्जन अपना जी रहे थे। इससे पहले ऐसा लगता था कि अब यानी हम ऐसे हो गए हैं कि अच्छा कुछ हमारी अगर सीक्रेट हॉबीज़ हैं या सीक्रेट ख्वाहिशात हैं या कोई इंटरेस्ट हैं तो हम उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, जो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। अच्छा, वैसे से कॉन्सेप्ट था तो ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व के दुनिया भर में। वेस्ट कंट्रीज़ में एज वी स्पीक टुडे देयर आर सर्टेन लॉज जो कि आपकी जो प्राइवेसी है, अगर हम कोई सीक्रेट हॉबीज़ की बात करते हैं, अपने एक्ट का करते हैं, तो आपको लॉ आपको एक हद तक प्रोटेक्ट भी करता है, आपको इजाज़त देता है कि जी आपकी प्राइवेसी को कोई इन्वेड नहीं कर सकता। ठीक है। और यही चीज़ें जैसे जैसे हम देखते हैं कि भाई के माशरे में हम देखते हैं जब फैमिली की जब हम बात करते हैं, द सेम कॉन्सेप्ट कम्स इन।
अब हम क्योंकि जो है हम ना बिग लाउड देसी पाकिस्तानी फैमिली है। आई एम सॉरी जी, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइवेसी का, क्योंकि पहले ये जो वेस्ट की बात कर रहे हैं याया, बड़ी मज़ेदार बात है, वहाँ पे 2 लोगों की शादी होती है, फिर वो कहते हैं कि अच्छा जी चलो लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, वो हनीमून पे जाते एक दूसरे को समझते हैं। हमारे यहाँ पहले हम 15 दिन की शादी करते हैं, फिर उसके बाद जो ख़ानदान दूर दराज से आया होता है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आपके हनीमून पे भी हम आपके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होती। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आबिद रजा बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल है आबिद आपके? बस थैंक यू जी। क्या कह रहे हैं? बड़ा अच्छा टॉपिक है, हमेशा चूज करती हैं, आज भी फैमिली प्राइवेसी का बहुत अच्छा मौजूद है। हाँ जी। इसमें मोबाइल फोन तो बहरहाल इजाद हुआ है और ये भी ह्यूमन राइट्स में ही आता है कि आप उसका पासवर्ड किसी को ना बताएं, आप उसका किसी को ना दें। मगर इसके 2 हिस्से मैं करूंगा जी। पहला हिस्सा है कि आप तरबियत, बच्चों की तरबियत जब आप कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो उस वक्त बहरहाल पेरेंट्स को ये राइट है हर तरह से कि उनकी तरबियत के हवाले से उनके ऊपर एक नजर रखें। सही। दरवाजों में कुंडियां लग गई हैं, ताले लग गए हैं, हाँ जी, सब कुछ हो गया है, मगर बहुत पहले के आज भी इंग्लैंड में घर के दरवाजों के अंदर कुंडी नहीं होती, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो रेस्पेक्ट की जाती है और नॉक करके ही अंदर जाया जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा अब सर थोड़ा सा अगर इसको मौजू को और खोल देते हैं, आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में ही कहा कि पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, बैंक वाले भी कॉल कर करके बार बार आपको कहते हैं, पीटीसीएल वाले भी कहते हैं, इंटरनेट वाले भी कहते हैं, पीटीसीएल का वाईफाई लगाएं, वो भी कहते हैं अपना पासवर्ड किसी को ना देना। लेकिन क्या ये बीवियों पे भी अप्लाई होता है? बिल्कुल, बीवी में भी अप्लाई होता है। आपकी वाइफ के पास आपके सेलफोन का पासवर्ड है? बिल्कुल है, मेरे ईमेल के पासवर्ड है, मेरे मोबाइल के पासवर्ड है, मेरे अकाउंट्स हैं उनके पास, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन बात क्या है कि हम चीजें कब छुपाते हैं? कोई खौफ है छुपाने का, हाँ जी, कोई लालच है छुपाने का, तो जब चीज छुपाई ना जाए इसका मतलब यू आर ओपन। मतलब मैं अगर अपने किसी ऑफिस कलीग से मिलकर कोई जोक शेयर करता हूँ, घर आके अपनी वाइफ को बताता हूँ कि मैंने आज ये जोक शेयर किया, मेरी कलीग बड़ी हंसी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद एंड थैंक यू फॉर एडिंग दैट पर्सपेक्टिव। या आप क्या कहेंगे बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ? बच्चों को थोड़ा भी इससे दूर रखते हैं, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि देयर इज़ नथिंग रियली प्राइवेट। अब अगर ज़रा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में और वैसे भी पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब तो लोगों को मुलाजमत के इंटरव्यू से इस बात से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि पहले जाके जो HR है आपका, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो जाके आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री चेक करता है कि आपने कोई अजीब सी बात तो नहीं कही, आपके स्टेटस में कोई हेट या कोई एक्सट्रीमिस्ट थॉट तो नहीं आ रही। यही चीज़ शादियों में आ रही है। यानी अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो सबसे पहले रिश्ता आने के बाद आप उस शख्स को ज़रा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाके सर्च करते हैं और ज़रा उसके जहन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आजकल की दुनिया में क्या हस्बैंड एंड वाइफ को कोई अपनी इनफरादियत रखनी चाहिए, या सोशल मीडिया पासवर्ड जैसे इन्होंने कहा, ईमेल शीमेल सब आप खुली किताब की तरह शेयर करें? Well, I believe that was on a lighter note, जो हमारे कॉलर ने अभी ऐड किया कि आई थिंक कहते हैं कि एक शरीफ आदमी हुआ है जिसके फ़ोन पे कोई पासवर्ड ना हो, बट that was on a lighter note। या उसके 2 फ़ोन भी हो सकते हैं, वैसे आपस की बात है। Could be। देखिए अगेन बट सी पुटिंग अप अ पासवर्ड डज नॉट मीन नेसेसरली मीन कि जो है आपको छुपा रहे हैं, ठीक है? आप जो है आपका एक राइट है कि लाइक यू जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट समथिंग, ठीक है? हैविंग सेड दैट, हम जब फैमिली की जब बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल डायनामिक्स टू इट। कोई एक चीज़ अगर हम पकड़ के देखें जी दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से जो है रूट कॉज अगर इसका हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज सो मच सफिशिएंट। देखिए पहले लोग कहते थे कि जो यानी कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो बीवियों की जो दस्तरस थी ना वो वॉलेट तक होती थी कि आपके वॉलेट में जितने पैसे हैं वो आपकी बीवी के पैसे हैं, उसका जब दिल चाहेगा जो कुछ मेरा है वो मेरा है, जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है वाले उसूल पे यहाँ पे हम काम कर रहे थे। लेकिन अब ये देखा गया है कि पासवर्ड, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, एक तजस्सुस होता है। यानी जब आपका पार्टनर है तो क्या ये हेल्दी तजस्सुस है या नहीं, ये आप हमें कॉल करके बताइए। यू कैन कॉल अस थ्रू द लैंडलाइन, या अपने मोबाइल फ़ोन से पीटीसीएल लैंडलाइन से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। या ये इज़ इट हेल्दी? अगर इन्हें कभी कभी नई शादी होती है, पीपल आर वांटिंग टू नो ईच अदर, हस्बैंड का बीवी से ये डिमांड करना कि अपने ज़रा फेसबुक का पासवर्ड तो दो, इज़ दैट जस्टिफाइड और नॉट? आई डोंट पॉज लिया है आपने, बड़ा एक गहरा सांस लिया है।
Because see, I think the response would be more interesting. Yeah. अगर जो spouse है, it could be either actually, he or she, response पे करता है, अगर देने से इनकार कर दिया, तो फिर क्या? दीजिए चलें, कहानी खत्म. बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, एंड इट इज़ ओपन फॉर डिस्कशन, तो आप भी हमें कॉल करके बताइए पर्सनली वजह क्या है मांगने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी अगर आपका पार्टनर आपसे ये डिमांड करता है कि मुझे ज़रा अपना फेसबुक का पासवर्ड तो दो, तो क्या उनकी नीयत शक की है? क्या वो इस तजस्सुस में मुब्तला है कि कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है जो उनकी इल्म में नहीं है और उनको अगर पता चला तो, यानी वो एक होता है ना कि आपको शक की निगाह से देखना. अगर बात आपकी कैरेक्टर पे आती है, आपको अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो दैट्स अ वेरी अनहेल्दी पोजीशन टू बी इन. यानी आपकी सिचुएशन आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं जहां आपकी बात का पास नहीं रखा जा रहा, उस पर यकीन नहीं किया जा रहा. लेकिन फिर दादी दोनों हाथों से बचती है. कुछ लोग ये भी कहेंगे, कुछ स्पाउसेस, कुछ खवातीन, कि भाई कुछ दाल में काला था तभी तो कहा है. तो अब दिस इज रियली वेरी वेरी सब्जेक्टिव. लेकिन लेट्स ओपन द डिबेट. आप भी हमें कॉल करके बताइए कि क्या मांग, ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी डिमांड जस्टिफाइड है या नहीं. एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं मिसेस उमर बात कर रही हूँ. क्या हाल चाल है आपके? मैं जी ठीक ठाक. मैं लाहौर से बात कर रही हूँ. आई वाज लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. थैंक यू. आई वांटेड टू रेज द टॉपिक प्राइवेसी की डोमेन में ना, आपके जो कैमरा के यूज है ऑन सेल फोन, ठीक है, दैट्स क्वाइट कॉमन. बिल्कुल ठीक है. पीपल टेकिंग योर पिक्चर्स विदाउट परमिशन, योर किड्स पिक्चर्स विदाउट परमिशन, एंड देन पोस्टिंग इट फर्दर. एब्सोल्युटली मिसेस उमर, बल्कि हमने ये, अगर आपको याद हो, ये इशू बहुत पहले उठाया था. द किड अब्दुल्ला फ्रॉम पेशावर, अगर आप देखें कि वो वायरल ऑनलाइन सेंसेशन तो बने, लेकिन इफ ही वाज माय किड, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होती कि मेरी परमिशन के बगैर उसकी टीचर ने उसकी वीडियो बनाई और उसको ऑनलाइन डाल दिया. और मैं आपसे अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. आई वॉज रिसेंटली इन लाहौर एंड आई मेट माई फ्रेंड जुगन, हु इज़ ऑल्सो अ टेलीविजन होस्ट. तो हम दोनों लंच कर रहे थे, एंड यू नो लंच करने के बाद हम घर पहुंचे और इंस्टाग्राम पे हमारी टैग्ड फोटोग्राफ्स थी, और किसी ने बगैर हमसे इजाजत लिए साथ वाली टेबल पे बैठ के हम दोनों की साथ तस्वीरें ली. सो आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर, और मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों को रेज करना चाहिए एंड वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन. कोई भी आपकी तस्वीर ऐसे ही बगैर आपसे पूछे नहीं ले. राइट? Exactly. Thank you so much for calling in. जी, absolutely. Thank you for calling in. या क्या करें? How do we stop people from invading our privacy? चले, अभी तो रिश्तों की बात नहीं हो रही. These are absolute strangers, bystanders. कोई आपको टीवी पे देखते चले, हम तो public figures, people say you ask for it. आप तो इस फील्ड में आप privacy claim ही ना करें. लेकिन आम लोग, यानी this is Mrs. Umar saying that even when I'm not a public figure, लोग तस्वीर बगैर पूछे लेते हैं, बच्चे की तस्वीर बगैर पूछे लेते हैं. क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन एक तो आगाही की बात आ जाती है. लोगों को यही नहीं अब तक पता शायद कि सही गलत क्या है. टॉकिंग ऑफ विच, अब तो लोगों के अंदर जो है एक कह लीजिए एक वो हो रहा है, यू नो. बट ऑन द सेम साइड व्हाट आई बीन रीडिंग अपॉन कि जो है तो साइबर क्राइम के लॉज भी जो है दे आर एक्चुअली आर बीइंग पुट इन प्लेस, कि जो है सिर्फ हरासमेंट की ही हद तक नहीं, बट एक्चुअली लोग अक्सर आपने देखा होगा ग्रुप्स वगैरह पे कि लोग जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और अगर उनको खाना अच्छा नहीं लगता तो तस्वीरें वगैरह उसके रिव्यूज़ दे रहे होते हैं. सिमिलरली व्हाट दे बीन डूइंग, अगर किसी वेटर की या अगर रेस्टोरेंट, वो तो उनका अपना एक्सपीरियंस है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कभी एक लम्हे के लिए सोचें कि आप किस किस के कैमरा में मौजूद है. समटाइम्स व्हेन पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स इन अ पब्लिक प्लेस, तो आप बाय स्टैंडर्स गुजरते हुए बैकग्राउंड में इधर उधर आपकी तस्वीर आ सकती है, एंड इफ इट गोज ऑनलाइन, बात का कभी कभार बतंगड़ भी बन जाता है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ वन डायमेंशन ऑफ इट. हम वापस आना चाहेंगे, और यही सवाल जो हमने किया कि बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, क्या ट्रस्ट का ऐसा लेवल होना चाहिए कि अगर कोई सोशल मीडिया पासवर्ड मांगे तो आप फ़ौरन उसको दे दें, या फिर आपको, मैंने जिस तरह कहा, मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि रीज़न मांगने की जो है उसको पहले समझना ज़रूरी है. कभी कभार हम एक शक की निगाह से देखे जा रहे होते हैं. अगर आपको अपनी सफाई देनी पड़ रही है, आपकी कैरेक्टर पर अटैक हो रहा है, then maybe you need to take care of yourself. But on the other hand, कभी कभार इसमें नीयत अच्छी भी हो सकती है. मिसाल के तौर पे अगर कोई यंग बच्चा है तो पेरेंट्स के पास ये राइट मौजूद है, स्पेशली अगर वो माइनर है और आप उसके गार्डियन हैं, 18 साल की कम उम्र का बच्चा है, तो आप उससे उसका पासवर्ड मांग सकते हैं. और इसके अलावा जी, वाईफाई का जो पासवर्ड होता है ना, उसको तो अम्मियाँ हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं. ख़ास तौर पे PTCL का वाईफाई अगर घर में लगा हुआ है और बच्चे आपके काबू से बाहर हो रहे हैं, कमरा साफ़ नहीं कर रहे, आप उसका
पासवर्ड बदल दीजिए और उसके बाद उनसे कि पहले कमरा साफ़ होगा, पहले ये काम ख़त्म होगा, उसके बाद पासवर्ड दिया जाएगा। देखें झटपट काम होते हैं। ये थी जी आज की लाइफ हैक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। कितना गुस्सा आता है कि आप किसी को कॉल करें और आगे से आपको सुनने को मिले आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल मसरूफ़ है या बंद है, थोड़ी देर बाद रब्ता कायम करें। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी रिलायबल टू देन यूज़ अ PTCL लैंडलाइन। अभी हमने देखा जी 9-10 मुहर्रम के प्रोसेशंस के दौरान नेटवर्क्स को बंद कर दिया गया सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र, और उस वक्त वाहिद तरीका दूसरों तक रीच करने का आपका PTCL का लैंडलाइन नंबर था। आई थिंक मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो बड़ी आपकी खूबसूरत बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई होती हैं, और जो पहला आपका लैंडलाइन नंबर था वो आपको कभी नहीं भूलता। वो नंबर आपको ज़बानी याद होता है। आज माशाल्लाह फ़ोन की मेमोरी में हज़ारों नंबर्स होंगे लेकिन आपको एक नंबर भी खुद ज़बानी याद नहीं होगा। तो यही फ़र्क है। एंड आई फील कि जो आवाज़ की क्लैरिटी है वो भी आपको PTCL लैंडलाइन में मिलती है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लैंडलाइन, और अगर फ़ोन करीब करीब पड़ा हुआ है तो ज़रा हमें कॉल भी करें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस कैसे बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया मिसेस फैसल। मुझे ये बताएं, ये जो नारा लगाते हैं यंगस्टर्स, प्राइवेसी, ये मेरी प्राइवेसी है, इसमें मदाखलत ना करें, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? नहीं, मेरा सवाल है एक आपसे कि लेकिन जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, हाँ जी, तो वो बाहर से कॉल कर रहे होते हैं, अगर आपका नंबर जरा सा भी बिजी है, आपकी अम्मी का या किसी का भी मतलब फोन आया हुआ, हाँ, आप तो 100 तरह के मतलब सवाल पूछते हैं। अच्छा, बात कर रही थी आप, आपका नंबर बिजी था, इतनी देर बिजी जा रहा था। सही। तो ये बताएं कि अगर आपसे बिजी हो तो हम सवाल करें तो आगे से उनका जवाब ही होता है। हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? ये देखें, ये होता है खुला तजाद। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। तो बताएं, अगर आपसे ये सवाल होते हैं तो फिर आप क्या जवाब देती हैं? मैं जिसका फोन आया होता है, उनके भाई का फोन था या अम्मी का था या जो भी था, हाँ, तो नहीं इतनी देर क्या बात हुई, फिर सफाई भी देनी पड़ती है फिर। अच्छा, और अगर कभी हस्बैंड के फोन पे आपने इस तरह छापा मारने की कोशिश की है, पासवर्ड खुद डाल के जरा देखूं क्या बातें हो रही हैं? नहीं किया? ऐसा नहीं कभी मौका। कितनी आप नेक साले बीवी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का मिसेस फैसल। लेकिन देखिए ये कितने लोगों का दर्द दिल है। उन्होंने कहा कि जी अपना फ़ोन बिजी हो तो आगे से कह देते हैं, हर बात बताना ज़रूरी है, बच्चे भी यही कहते हैं। लेकिन खातून का या अगर घर का नंबर बिजी मिले तो 100 तरह के सवालात। अब क्या करें? करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, अगर फोन डिस्कनेक्ट I understand it's a natural phenomenon कि जी if someone calls the other person और उस वक्त अगर बिजी जा रहे हैं, later when you call next, अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप उस शख्स से, तो आप पूछोगे जी खैरियत किससे बात हो रही थी? Okay, that was on a lighter note, लेकिन on a more serious note, आप क्या समझते हैं कि is this pointing out to the fact कि हम जिसके करीब होते हैं उसके बारे में बड़े possessive होते हैं? यानी प्राइवेसी कहीं ना कहीं जब आप कोई भी बाउंड्री सेट करते हैं ना और दूसरे को कहते हैं ज़रा इससे पीछे रहना, परे रहना, तो जो दूसरा शख्स होता है उसको बुरा लगता है। अब ये बाउंड्री सेटिंग और पोजेसिवनेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है? ख़ास तौर पे मेन इन आवर सोसाइटी दे फील वेरी पोजेसिव अबाउट देयर डॉटर्स, अबाउट देयर सिस्टर्स, अबाउट देयर वाइव्स कि जी नो प्राइवेसी, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें सब बताएं। ये कितना सही है? इसमें कैसे तवाज़ुन पैदा किया जाए? राधा देखिए, आई थिंक ये बड़ा अच्छा आपने जो कंपैरिजन किया ना, आई थिंक उसके अंदर जो एक चीज़ एक इंडिविजुअल डिमांड करता है ना, वो करता है स्पेस, जिसको हम प्राइवेसी कह रहे हैं, स्पेस करते हैं। अच्छा, स्पेस जो है एक इंडिविजुअल सीख होती है, इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल स्पेस बट इट्स एट टाइम्स आल्सो अ मेंटल रिलीफ एज वेल। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा हम डिग डाउन करें तो ये इंसान स्पेस मांगता कब है? ये शायद उस वक्त मांगता है जब कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, जब वो इन प्लेस होता है और उसको वाकई में कोई एस्केप नहीं मिल रहा होता, उसको पास कोई आउटलेट ही नहीं होता। आई टेंड टू डिसएग्री। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस आप सिर्फ तब नहीं मानते जब आप, और यही वजह है, मुझे लगता है कि कई दफ़ा हम इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जी अगर मैंने किसी को कहा कि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए या थोड़ा सा मुझे अपनी जगह दो या ये चीज़ मेरी प्राइवेट है, तो अगला बंदा ये तसव्वुर करे कि मैं उससे उकता गई हूँ। यानी ये हमारे बुजुर्ग वालिदैन भी समझते हैं, जब बच्चे उनसे कहते हैं ना कि ये हमारी प्राइवेसी, हमारी लाइफ है, तो कहते हैं अच्छा क्या ये हमसे उकता गए, हमें वक्त नहीं दे रहे। आई थिंक स्पेस आप तब भी
मांगते हैं जब आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, जब आपको ये लगता है कि भाई मेरी एनर्जी दूसरों के काम करने में या दूसरों की फायर फाइटिंग करने में ही खर्च हो रही है, मुझे अपनी चीज़ पे फोकस करना है, अपने आप का ज़रा तयन करना है कि मेरी सिमत क्या है, तो स्पेस लेना गलत नहीं है। और अगला बंदा बिल्कुल ये तसव्वुर ना करे कि ये ना दूसरा उससे उकता गया है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है याया? नहीं याया नहीं बोल रहे, सामने बैठे हुए हैं। नहीं, एक हमारे कॉलर का नाम भी याया है, वो बड़ी आपसे उनकी मिलती जुलती आवाज है। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं रुकैया नईम बात कर रही हूँ। क्या हाल है? जी अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी हमारे टॉपिक के बारे में? देखिए, फैमिली प्राइवेसी जो है वो एक हद तक होनी चाहिए, और हस्बैंड वाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप हंस रही हैं, मुझे मेरी बात सुन के इसलिए होनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं जी, और हस्बैंड की बातें वाइफ को पता होनी चाहिए, जॉब से हटके और बिजनेस से हटके। रुकैया जी, एतमाद के बारे में आप क्या कहेंगी? अक्सर देखें, बिल्कुल सही बात है कि सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट चल रही है, प्रॉब्लम्स आती हैं, फायर फाइटिंग हो रही होती है, तो अगर कुछ बातें हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को नहीं बताई, तो क्या बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए दूसरे को कि हाँ चले जहन से निकल गया होगा, या अगर नहीं भी बताया? जहन से निकलने एक अलग बात है, वो तो कभी कभी होता है ना, मुस्तकिल नहीं होता जहन से निकलना। हाँ। जहन से निकलने का मतलब है आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। और मोबाइल ऐसी चीज है, खुदा न खास्ता मुझे कोई हादसा, मेरे साथ कोई हादसा होता है तो मेरा पासवर्ड मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को पता होना चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी वक्त मेरे फोन को खोलने की जरूरत पेश आ गई जी, या खुदा न खास्ता मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे खोलने की जरूरत पेश आ गई, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मालूम होना चाहिए। बिजनेस एक अलग चीज है, फैमिली मैटर एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग। मुझे ये बताइए रुकैया जी कि अगर कोई हस्बैंड मना करे या इस बात को रद्द करे कि डिमांड आई है जी अपना ज़रा पासवर्ड दिखाएं, अपना ज़रा फ़ोन मेरे हाथ पे रखें, और वो इस बात से कतरा रहे हों, ना दे रहे हों, तो क्या इसका मतलब यही समझना चाहिए कि दाल में कुछ काला है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि हमें एक दूसरे की बातें पता होनी चाहिए, और ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ में ऐसा कोई मैटर होना नहीं चाहिए कि हम एक दूसरे से शेयर ना करें। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एक दूसरे से शेयर करना ही चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया रुकैया जी कॉल करने का। यार इससे एक और बात मेरे जहन में आती है, जो हमने कहा ना कि दाल में कुछ काला है। कई दफ़ा जब ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई कार्रवाई हो रही हो, जैसे कोई भी स्पाउस, अब तो कहते हैं ना कि चीटिंग या दूसरे के ऊपर कोई ऐसी बात करना जो दूसरे को गिरा गुजरे, इट्स जस्ट नॉट कि आप फिज़िकली किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी के साथ घूम फिर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी ने जो एक रास्ता दरवाज़ा खोला है वो इमोशनल डिपेंडेंस का भी है, यानी किसी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाना। अब वो दोस्ती में जाहिर सी बात है कोई खुदा ना खासा बुरी बात ना भी हो, लेकिन किसी के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी अगले स्पाउस को बुरी लग सकती है, तो आप उस चीज़ को फिर छुपाते हैं या खुफिया रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि उसमें अक्सर ख़वातीन या स्पाउसेस ये समझ रहे होते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा खोज लगाई होती या मैं ज़्यादा क्लोज़ होती या मैंने नज़र रखी होती तो मैंने इस चीज़ को प्रिवेंट कर लिया होता। आपके तजुर्बे में क्या ये ख़वातीन जो बेचारी यहाँ पासवर्ड ले लेती हैं, जो हर वक्त नज़र रखती हैं, खुद रात को सोने के बाद उसको ज़रा जाँच पड़ताल कर ली होती हैं, ये प्रिवेंट कर पाती हैं ऐसी चीज़ों को? देखिए, इफ आई पर्सनली टेल यू कि जो है मैंने अपने तकरीबन 10 साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जितनों से डील किया मैंने, लोगों की शायद ये एक होती कहीं ना कहीं ज़रूर फीलिंग कि लाइक दिस कुड हैव बीन डन टू प्रिवेंट दिस, बट ऐसा कभी होता नहीं है। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ, एंड इट कुड बी ईदर ऑफ द स्पाउसेस, ऐसा सब लोगों को लगता है, बट कहते हैं ना जो चीज़ होनी होती है वो होके रहती है। एब्सोल्युटली, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहती थी कि जैसे कुरान हकीम में भी आप देखें तो कहा गया है कि किसी की खोज में मत लगो, इससे तुम्हें खुद तकलीफ होगी। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे जाते हैं, कभी एक लम्हे के लिए रुक के अपनी पर्सनालिटी का भी मुआवजा कीजिए, अपने आप के बारे में भी सोचिए कि क्या वजह है कि आप इतना ऑब्सेसिवली दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। यानी आपको लगता है कि बस जी इसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ ही होनी चाहिए, और अगर आपने वो पा भी लिया, जैसे या कह रहे हैं कि जो चीज़ होनी होती है, अगर किसी ने भटकना है और किसी और रास्ते जाना है तो उसने जाना ही है। आप अपना जहनी सुकून क्यों खराब कर रहे हैं उसके पीछे? ट्रू, राइट, व्हाट इज अच्छा, लेकिन
ये आप काफ़ी हद तक अपने आप को समझा लेते हैं व्हेन इट कम्स टू योर स्पाउस। बच्चों के मामले में ये नहीं कर पाते पेरेंट्स। बच्चों के मामले में पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं जी, मुझे खोज भी लगानी है, मुझे इसे भटकने से, गुमराह होने से, किसी गलत रास्ते पे जाने से रोकना भी है। वहाँ पे आप एक नए बच्चे को, एक नौजवान को उसकी स्पेस कैसे दें, उसके लिए क्या रूल सेट करने चाहिए? या अच्छा देखें जब पेरेंट्स जब ये एक पूरी एक चीज़ एक तरह से एक वे ऑफ लाइफ या कंडक्ट जो है ना, जब उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमने खुद हमारी अपब्रिंगिंग भी होती है, जिस तरह से हमारी अपनी लर्निंग भी होती है हमारी, तो बहुत से फॉर्मूला जो है हम लोग ट्रायल एंड एरर पे हम लोग चला रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जी ठीक फलाना ने क्या करा, फलाना ने क्या करा, इसके बावजूद हम जो है ना जो करते हैं कि जी ये चीज़ जो है ना ये हमारी अपनी जेन्युइन फिलोसफी एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी। आई थिंक देखिए बुरा कोई नहीं चाहता, एज पेरेंट्स कोई बुरा नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं उनके लिए क्या चीज़ बेस्ट, यू नो, बट देन अगेन शायद हालात इस तरह से हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी के बीच में लाइन ड्रॉ करना। लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, हालात दिन ब दिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शर्लॉक होम्स बन के आप ना किसी का कुछ नहीं कर सकते। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपका टीनेज बच्चा है, बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन गुजार रहा है और आप जानना चाहते हैं क्या कर रहा है, तो आपने अगर शर्लॉक होम्स बनना है या इंस्पेक्टर इमरान बनना है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट यू कैन रियली डू इज़ आप उसके दोस्त बने और उसको वो कंफर्ट लेवल दें कि वो आपसे बातें शेयर करे, और आप उस पर भड़के ना, आप उसको जज ना करें, आप उसको गिल्टी ना करें। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा खुलकर आपसे चीज़ें एतमाद के साथ शेयर करेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल कि जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं, आपकी नज़र में तो वो बहुत छोटे बच्चे होंगे, लेकिन अगर वो 20-25 साल की उम्र के हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, तो एक मैरिड कपल की प्राइवेसी, उनका स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे। पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? आई एम, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपना अगर नाम ना बताना चाहूँ। नो प्रॉब्लम जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? कराची जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी एंड आई थिंक इट्स द मच नीडेड टॉपिक दीज डेज। शुक्रिया। एंड आई विल जस्ट ऐड माय 2 cents टू दिस। एब्सोल्युटली। ठीक है, इसमें बस ये है कि आई थिंक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट। लाइक यू सेड कि यू आर अ पब्लिक फिगर बट यू आल्सो डिजर्व सम प्राइवेसी। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब होता क्या है कि जहाँ तक ये पासवर्ड, हस्बैंड का पासवर्ड, वाइफ का पासवर्ड, मैं ये समझती हूँ कि देखिए जब ये मोबाइल फोन नहीं थे ना, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते थे। जिसने जो करना है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। आप अगर अपना पासवर्ड बता रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो अगेन आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बिल्कुल। जब कोई चीज नेगेटिव आएगी ना, देयर आर वेज, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, आपकी इंट्यूशन आपको पहले बता देती है। बिल्कुल, आपकी अगर आप कुछ पूछ भी रहे हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई होती है वजह। सही। जहाँ से धुआं निकल रहा हो ना, आग होती है तो धुआं निकलता है। बिल्कुल सही। राइट। जैसे जब मैं किसी का पासवर्ड, मैं तो पता भी नहीं है आज तक, मेरी बहन, मेरे अम्मी अब्बू, किसी का फोन मैं नहीं चेक करती, नेवर, आई हेट इट। ठीक है, बिकॉज कुछ इंसान की अपनी भी एक रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से इन नटशेल, अगर कोई तो नहीं बताना चाह रहे, इट्स ओके। अच्छा, मैंने जिसपे बार बार एम्फसाइज किया कि आप दूसरे की उसको समझने की कोशिश करें, उसकी पर्सनालिटी को देखें। अगर कोई वाइफ पासवर्ड मांगती है तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही है, जैसे आपने खुद कहा कि वो कुछ ऐसा आपके रवैये में बदलाव महसूस कर रही है जिसकी वजह से शी इज़ फीलिंग अनहैप्पी। तो रादर देन कि अगर आप वाकई बहुत क्लीन कुछ नहीं कर रहे, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो आपको छुपानी चाहिए, तो आप पहले उसकी इस इनसिक्योरिटी को, उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, उसके एतमाद के हिलने को एड्रेस कीजिए, उसके साथ वक्त गुजारिए, आराम से उससे बात कीजिए। और फिर दूसरी बात ये कि जो शख्स ये पासवर्ड मांग रहा है, सबसे पहला सवाल उसके अपने आप से खुद उसको करने वाला है कि भाई मैं इतना ज़्यादा, व्हाई एम आई फीलिंग सो शेकी। तो I think that is very important. Absolutely. Because it's very very easy in our society to blame the woman. हाँ. ठीक है, she is insecure, इसको प्रॉब्लम है, ये इनसिक्योर है, इसको प्रॉब्लम है। ओके फाइन, ठीक है, होगी। और अक्सर आप ये देखें अक्सर ये देखें कि वो इनसिक्योरिटी और जो उसको बेचारी को सारे लेबल्स लगाए जा रहे होते हैं, आखिर में पता चलता है कि उसकी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी, उसको झुटलाया जा रहा था।
Unfortunately, yes, you know, इसीलिए men also goes crazy ना. Thank you so much for making that call and it was a delight to speak to you. I hope you have a great day. आगे बढ़ते हैं जी, हमने जो भी बात की कि मैरिड कपल की प्राइवेसी, कभी कभार जो प्राइवेसी का, अभी तक हमने बच्चों की प्राइवेसी के हवाले से बात की, हमने हस्बैंड एंड वाइफ की आपसी प्राइवेसी की बात की, लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और न्यू ब्याहता जोड़े हैं या यू नो इट्स अ मैरिड कपल टुगेदर, उनको वहाँ पे तकलीफ़ ये होती है कि सास ससुर का बहुत ज़्यादा मदाखलत है। यानी वो बेचारे अगर प्राइवेटली कोई बाहर जाके एज अ कपल डिनर करना चाहते हैं, कोई छुट्टी प्लान करना चाहते हैं या एज अ स्मॉल यूनिट ऑफ फैमिली के हम दो मियाँ बीवी और हमारे बच्चे किसी सैर व तफरी के लिए, किसी वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही होती है और दूसरे फैमिली मेम्बर्स की। और यही एक बहुत बड़ा केस है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग उससे ब्रेक अवे कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं। या अगर यू वांट टू बिगिन, हमें एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन आप ये बताएं कि ये वाली जो मदाखलत है प्राइवेसी की, इसको कम कैसे करें? इसको ब्रेक के बाद कर लेते हैं, क्योंकि देखें इसके ऊपर लंबी डिस्कशन कर लेते हैं। थिंक दैट वुड बी नाइस। बिल्कुल, चलें, हम इस पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में प्राइवेसी का बुरा हाल है जी, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपका कमरा, आपका दरवाज़ा, आपकी अलमारी। कई दफ़ा हम देखते हैं नई भाभीियों को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जी नन साहिबा आई, बग़ैर पूछे अलमारी खोली, जोड़ा पहना, चलती बनी और उसके बाद थैंक यू भी नहीं किया, पूछा भी नहीं। और अगर बात खुल के सामने आती है तो कहा जाता है अरे तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि इतनी सी बात का तुमने बतंगड़ बनाया हुआ है। इस पे ज़रा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त शो था। दिस वॉज माई सेकेंड ईयर ऑफ होस्टिंग दिस और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर पे जो स्विफ्ट रिटॉर्ट आफ्टर द पुलवामा अटैक हुआ उसमें जो हमारे हीरोज़ हैं, पहली दफ़ा आप उनसे बराह रास्त इस शो में मुलाकात करेंगे, उनके तासुरात एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द फील्ड जानेंगे। सो इट्स डेफिनेटली वेरी एक्साइटिंग। प्लीज़ पे हीड टू दैट और बिल्कुल फॉरगेट ना करें, सेव द डेट 14th of September 7 PM ऑन ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स एंड ऑल्सो आवर चैनल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल है राशिद? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कभी हुआ है आपकी प्राइवेसी पे वार, ये बताइए। बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपने पहले भी कहा, उसे बड़ा टॉलरेट करके और बड़ा हम्बल होके उसको डील करना चाहिए जी। अभी आपकी बातें मैं सुन रहा था तो आप ये प्राइवेसी में स्पेस देना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो स्पेस इसलिए मांगते हैं, आपको पता, स्पेस में जब जाता है बंदा वहाँ आपकी ग्रेविटी काम नहीं करती। हाँ जी। तो स्पेस इसलिए मांगता है बंदा कि खुल्लम खुल्ला घूम सके। लेकिन बात सुने, वो कुछ उन हस्बैंड्स के बारे में क्या कहेंगे, बल्कि खवातीन भी ये करती हैं, यू वांट स्पेस, गो टू नासा, डोंट कम टू मी। बिल्कुल, देखिए स्पेस का दौर है। आप देखें, आप आजकल ईमेल्स लिखते हैं तो बार बार आपको स्पेस देनी पड़ती है। हाँ जी। तो स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। वो देनी चाहिए जो ड्यू स्पेस है। और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कभी आप ये ना कहें कि मैं ये चाहता हूँ ऐसे करो। आजकल वो दौर थोड़ा उल्ट आ गया। पहले होता था रिश्तों की एक रिस्पेक्ट थी, लोग मानते थे बातें। अब ये आ गया उसके मतलब की बात करें कि ये ना कभी कहें कि मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल सही। अभी तक हमने हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चों का तो जिक्र किया है राशिद। यहाँ पे थोड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि जो सास ससुर यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने शादीशुदा बच्चों को थोड़ी स्पेस देने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और जिस तरह के हमने कहा, बड़ी कॉमन लड़ाइयाँ हैं, नंद भावज की लड़ाई, दो भाभीियों की लड़ाई किचन के अंदर, घर के कामों के अंदर, इसी स्पेस के ऊपर कि जी मेरी चीज़ ले ली, मेरे कमरे में बगैर बताए आ गए, मेरा फ़ोन बगैर बताए इस्तेमाल कर लिया। क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में? देखिए, बड़ा किरदार उसमें सास ससुर का है कि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्होंने जिंदगी ज्यादा देखी हुई होती है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन्हें वाकई स्पेस भी देना चाहिए, थोड़ा उसको पेशेंट होके जरा मामले को डील करना चाहिए। लेकिन मैंने एक ये बात महसूस की है, अगर सिर्फ हमारी एक नस्ल जो बड़ों की है, हमारी पुफियां, चचियां, मम्मियां, जो उसके रिश्ते में होती हैं उस बहू की, वो अगर कुर्बानी दे दें कि ये अगर इसको आज स्पेस देंगे, अगर उस बहू को स्पेस मिल जाए
और उसके साथ वो झगड़े वाली जिंदगी ना हो। कल को उसने भी जब बड़े होना है तो वो एक नस्ल सिर्फ हमारी थोड़ी सी बर्दाश्त करेगी, आइंदा नस्लें हमारी संवर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का राशिद। कमिंग बैक टू यू याया, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इस बैटल फील्ड में हैं, जब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जाहिर सी बात है एक ऑलरेडी एक घर का निज़ाम होता है, उसको हो सकता है सास अपने तरीके से चला रही हो, नंद को बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट ना हो, खुला एक घर था जिसके अंदर हर चीज़, सडनली दिस पर्सन कम्स इन, एक भाभी, और उसकी ज़िंदगी की वजह से पूरे घर की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। शी वांट्स हर स्पेस, उसने अपनी जगह भी बनानी है। क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में लड़की को? बर्दाश्त करे शुरू में, या लोग जो उसको मशवरा देते हैं कि भाई पहले दिन से अपनी बाउंड्रीज़ को रीइटरेट करो ताकि कोई उसको लांगे ही ना? वेल देखें, थियोरेटिकली स्पीकिंग की जो है तो बड़ी अच्छी सी बात की जो है आप जितनी जल्द अपनी बाउंड्रीज बना लोगे उतना ही जो है ना आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। बट करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं ना फायर फाइटिंग जो कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि जो है ना एक्चुअल सिचुएशन है क्या। आप चाहे कोई नया काम शुरू करें, सेम थियरी अप्लाइज एवरीवेयर। आई थिंक बहुत से लोग जो है ना वैसे भी आइडियालाइज कर रहे होते हैं ड्रामों को देखकर, भाई किसी ड्रामे के अंदर कोई नई भाभी आती है तो नंदे के साथ से ट्रीट करती हैं और सास वगैरह, तो देयर इज अ लॉट ऑफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये याया ने कि मेरा रवैया मेरे घर में मेरी नंद के साथ, मेरी भाभी के साथ, मेरी सास के साथ कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आजकल मैं कौन सा ड्रामा देख रही हूँ और कौन सी हीरोइन को फॉलो कर रही हूँ। अगर उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो बड़ी जोरदार स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बाउंड्रीज को रीइंफोर्स करवाती है तो मेरा भी वही रवैया हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक मासूम सी कैरेक्टर को आप फॉलो कर रहे हैं जिसको कुछ भी कोई कह के चला जाता है तो आजकल आप जरा उस कैरेक्टर में ढले हुए होते हैं। That's how it goes. इम्पैक्ट है यानी इन कैरेक्टर्स का? इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। देखना तो एक और डिबेट है कि जो है कि क्या मीडिया जो है हमारी जिंदगियों की अक्कासी करता है या फिर हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, दैट गोज हैंड इन हैंड। तो या बड़ी बात की जो है इसका वे आउट क्या है, आई थिंक अगेन जिसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइज करना। अगर आप पहले दिन से ही जो है ना मतलब ढावा खोल दोगे, नहीं भाई देखो ये मेरी बाउंड्री है और भाई इसको आपने इन्वेड नहीं करना, तो कोई भी इसको जो है ना पॉजिटिव नहीं लेगा, चाहे कोई लिटरेट हो चाहे कोई भी हो। जनरलाइज बात है क्योंकि वही हम कहते हैं कि वन साइज ऑफ द शू डज नॉट फिट ऑल। यहाँ जो हम आपको मशवरा दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, आपको खुद ये फैसला करना है कि आपकी सिचुएशन पे वो कैसे जाके लागू होता है। लेकिन हाँ ये कहना मैं ज़रूर चाहूँगी कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरी प्राइवेसी को, मेरी ज़ात को, मेरी इनफरादियत को एहतराम किया जाए, उस पर एतमाद किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, तो ये पाने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। यानी इसको डंडा राज से ही आप नहीं मनवा सकते, प्यार से, मोहब्बत से, लचक से। यानी जिस तरह आर्ट ऑफ वॉर में भी सिखाया जाता है ना कि हर पिक योर बैटल्स वाइजली, कौन सी जंग लड़नी है, किस चीज़ को इशू बनाना है, किस चीज़ को इशू नहीं बनाना, वो आपने खुद लेके चलना है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सिचुएशन को गेज करें और ये देखें कि अगर किसी ने डांट भी दिया, आज मेरी ये बाउंड्री क्रॉस हुई है, तो मे बी उसको 3 गलतियाँ दे दें कि भाई तीसरी के बाद जो ना मैंने इसके ऊपर सख्त रद्द अमल करना है। जिस तरह के फिर हमारी एयरफोर्स अटैक करती है ना कि स्विफ्ट रिटॉर्ट तब होगा जब ये एयर स्पेस इन्वेड होगी। अगर छोटी मोटी LOC वाली झड़पें उसको वहीं पे निपटा लें। सो ये इस्तलात इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स का भी आपको शो की झलकियाँ दिखाई। वंस अगेन सेव द डेट सैटरडे सितंबर 14। इसके अलावा अगर आप ये टेलीविजन पे ना देख सकें तो आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसके लिए कोई अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लाइक PTCL ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाइए और उस पर जाके व्यू कीजिए। टाइम का उसमें कोई मसला नहीं होगा, एक दफ़ा ये एयर हो जाए तो वहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन वॉच इट फ्रेश ऑन सैटरडे। ताया बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का, प्रिवेसी के बारे में बात करने का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। बट वी आर गोइंग टू कम बैक टू दैट सम अदर टाइम अगेन। अपनी फीडबैक और कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे ये बताइएगा कौन सी बात आपको पसंद आई और कौन सी चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।